सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग आईएएस प्रिपरेशन के तहत पॉलिटी का लेक्चर पढ़ेंगे और पॉलिटी के तहत पढ़ेंगे न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनर्विलोकन या न्यायिक पुनरीक्षा। क्या है न्यायिक पुनरावलोकन, इसके पीछे उद्देश्य क्या है और यह पुनरावलोकन रिव्यू करता कौन है? क्या भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन के लिए की शक्ति के तहत कुछ अनुच्छेदों का उपबंध किया गया है? क्या इसके तहत यह भारत की मौलिक व्यवस्था है या किसी देश के संविधान से लिया गया है? और सबसे बड़ी बात यह है कि न्यायिक पुनरावलोकन ही वह शक्ति है जो भारत में संविधान को सर्वोच्च बनाती है। अपने लेक्चर्स के तहत मैंने बार बार बताया है कि जब भारत आजाद हुआ तो भारतीय नीति नियंताओं के समक्ष दो मॉडल थे, दो पॉलिटिकल मॉडल थे। पहला पॉलिटिकल मॉडल अमेरिका का था, जहां न्यायिक सर्वोच्चता यानी न्यायालय जो कह दे संविधान वही है की धारणा व्याप्त थी। और दूसरा है ब्रिटेन था, जहां संसदीय सर्वोच्चता थी, जहां संसद द्वारा लाए गए विधान को टाला नहीं जा सकता था, वहां संसदीय सर्वोच्चता अपनाएंगे। लेकिन भारतीय नीति नियंताओं की पारखी दिव्य दृष्टि देखिए कि उन्होंने इन दोनों मॉडल के विरुद्ध, इन दोनों मॉडल्स के विपरीत क्या अपनाया? संविधान की सर्वोच्चता अपनाया। और इस संविधान की सर्वोच्चता का दायित्व किसको दिया? सर्वोच्च न्यायालय को। और इसी दायित्व के निर्वहन के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय जिस शक्ति का प्रयोग करता है उसको कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, जुडिशियल रिव्यू। अर्थात जुडिशियल रिव्यू का तात्पर्य है संविधान की सर्वोच्चता और उस संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा करने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति। अर्थात जब संसद और राज्य विधानमंडल संविधान का अतिक्रमण करते हैं, अपने कानून निर्माण की सीमाओं से बाहर जाकर कानून का निर्माण करते हैं या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, तो ऐसे समय में चाहे वो संसद द्वारा बनाए गए विधान हो, चाहे वो राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाए गए विधान हो, इन समस्त विधानों को जो संविधान का अतिक्रमण करते हो, जो मौलिक अधिकारों को नष्ट करते हो, जो उनके वैधानिक कानून निर्माण के सीमाओं का अतिक्रमण करते हो, उन समस्त विधानों को सर्वोच्च न्यायालय असंवैधानिक घोषित करके रद्द कर सकती है। और इसी को कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। अर्थात अपने न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के तहत सर्वोच्च न्यायालय विधानमंडलों द्वारा बनाए गए विधानों की संवैधानिक संपरीक्षा करता है और कार्यपालिका द्वारा लागू किए गए कानूनों या आदेशों की संवैधानिक परीक्षा करता है। और यदि ये दोनों संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध हैं, ये दोनों संविधान का उल्लंघन करती हैं या दोनों संविधान की सीमाओं का अतिक्रमण करते हैं, तो इन समस्त को अवैध घोषित करके रद्द कर सकती है। इसी को कहा जाता है न्यायिक पुनरावलोकन। यानी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारत के संविधान के या भारत के राजनीतिक व्यवस्था के अन्य दो अंगों, चाहे वह विधायिका हो चाहे वो कार्यपालिका हो,
उनके सीमाओं का उनको भान कराती है कि भैया आपका ये सीमा है, आपको इन्हीं सीमाओं के अंदर रहना है। चाहे आप लोग हो चाहे हम हो, हम सब एक विधान के नीचे हैं, वह है संविधान। और संविधान ने उस विधान की रक्षा करने के लिए, उस संविधान की रक्षा करने के लिए, उसकी सर्वोच्चता की रक्षा करने के लिए हमें जो शक्ति दी है उसको कहा जाता है न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरीक्षा। और अपनी इस शक्ति के तहत मैं संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करूंगा, और यही वो करता है। अब सबसे बड़ी प्रश्न ये उठता है कि यह शक्ति क्या उसको किसी निश्चित प्रावधानों से मिलती है? क्या भारत के संविधान निर्माताओं ने इसके लिए कहीं स्पष्ट प्रावधान किया है? तो देखिए, भारत के संविधान में जुडिशियल रिव्यू के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, लेकिन विभिन्न प्रावधानों से यह भान होता है कि सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में हमारे नीति नियंताओं ने इन्हीं प्रावधानों का कहीं न कहीं उपबंध किया था। चाहे वो अनुच्छेद 13 हो, चाहे वो अनुच्छेद 32 हो, चाहे वो अनुच्छेद 131 हो, चाहे वो अनुच्छेद 132 हो, चाहे अनुच्छेद 246 हो, चाहे अनुच्छेद 368 हो, इन समस्त अनुच्छेदों में किए गए प्रावधान कहीं न कहीं न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को ही उजागर करता है। मैंने आपको बार बार यह बताया है कि पॉलिटी के तहत यदि आप अनुच्छेदों के तहत एग्जाम में लिखते हैं तो आपको गणित की तरह नंबर मिलेगा। आईएएस की परीक्षा में, आईएएस की देखिए, जब लड़का विद्यार्थी लिखता है तो बहुत डरा भी रहता है, लेकिन उसको यह सोचना चाहिए कि मैं एग्जामिनर को अपने लेखन शक्ति से मजबूर कर सकता हूं नंबर देने में। कोई पाया हो नहीं पाया हो, कोई कुछ कर रहा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हम आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं। कोई पा रहा हो नहीं पा रहा हो, कोई पाया हो नहीं पाया हो, यह मुझसे मतलब नहीं है। मतलब इससे कि आपको मार्ग कैसा दिखाया जाए, यह बहुत जरूरी है। और आप कभी अनुच्छेदों से लिख कर देख तो लीजिए, बिल्कुल आपको पूरा से पूरा नंबर मिल जाएंगे। सिविल सेवा की परीक्षा में आपको हमेशा याद रखना होगा कि आपके अंदर सिविल सेवा परीक्षा को पास करने की तड़प होनी चाहिए, आईएएस बनने की तड़प होनी चाहिए, यूपीएससी बीट करने की तड़प होनी चाहिए। सोच तो बहुत लोग लिखते हैं, बनने की इच्छा तो बहुत लोग रखते हैं, लेकिन उसके लिए, आईएएस बनने के लिए, कलेक्टर बनने के लिए, डीएम बनने के लिए, जिला अधिकारी बनने के लिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनने के लिए आपके अंदर तड़प है कि नहीं? अगर है तो बन जाएंगे। पहले तड़प तो पैदा करिए आप। अगर आप तड़प पैदा कर लेंगे तो सफलता तो वैसे आपके पास चली आएगी। और ये तो कहावत भी है कि जब आप किसी लक्ष्य को तय करते हैं, जब किसी संकल्प शक्ति को आप लेते हैं और अपने मन में किसी टारगेट को प्राप्त करने का लक्ष्य लेते हैं, संकल्प लेते हैं, तो समस्त कायनात मिलकर उसको देने के लिए तत्पर हो जाती है। इसलिए सबसे पहले आपको उसके लिए तड़प लानी होगी, सिविल सेवा के लिए, आईएएस को बीट करने के लिए, आईएएस को प्राप्त करने के लिए। और जैसे ही आप अपने अंदर इस शक्ति को पैदा करेंगे, आप देखेंगे सारे मार्ग खुल जाएंगे। जो आपको पहाड़ लग रहा था, उस पर्वत से आपको मार्ग दिखने लगेगा। सिविल सेवा की तैयारी है ही ऐसी कि जैसे ही आप सोच लेते हैं, जैसे ही आप संकल्प लेते हैं, जैसे ही आप अपने अंदर तड़प पैदा करते हैं, सारे मार्ग खुल जाते हैं। बहुत बड़ी परीक्षा है, एक गर्व का विषय है। केवल आईएएस बनना ही गर्व का विषय नहीं है, बल्कि आईएएस की तैयारी करना भी एक गर्व का विषय है। दुनिया में यही एक ऐसी परीक्षा है जो असफलता के बाद आपको इतना दे जाती है कि आपकी झोली हमेशा भरी रहती है और हमेशा ज्ञान से आप गर्वित रहेंगे, गौरवान्वित रहेंगे। इसलिए हमेशा याद रखिए कि यही एक ऐसी परीक्षा है जो जाने के बाद बहुत कुछ दे जाती है। तो आइए हम लोग आप देखें आगे
कि न्याय, मेरा उद्देश्य अपने इस तैयारी के तहत बार बार मैं ये जानता हूं कि आपके अंदर शक्ति है, उसको बस जगाना है, और अपने उद्धरणों से मैं यही जगाने का प्रयत्न करता हूं आपको। मैं मानता हूं शक्ति आपके अंदर बहुत है। आप तैयारी करने आए हैं, लाखों करोड़ों विद्यार्थियों में आप अलग हैं। कैसे मानूं कि आपके अंदर वो शक्ति है, लेकिन उस शक्ति को जगाना है, और अपने इन उद्धरणों से, सुविचारों से मैं आपके अंदर उस शक्ति को जगाना चाहता हूं, उस आग को लगाना चाहता हूं जिसकी शक्ति आपके समस्त बाधाओं को, उस अग्नि की शक्ति आपके समस्त बाधाओं को जलाकर राख कर देगी और सफलता का मार्ग प्रशस्त कर देगी। इसीलिए मैं आपको अपने उदाहरणों के तहत उसी प्रेरक शक्ति को, उसी शक्ति को जागृत करने का प्रयत्न करता हूं। तो आइए देखा जाए कि न्यायिक पुनरावलोकन के तहत भारत के संविधान में वे कौन कौन से अनुच्छेद हैं जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को प्राप्त करता है। सबसे पहले अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि यदि संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय उसको न्यायिक पुनरीक्षण करके, उसका न्यायिक पुनरावलोकन करके, उसका न्यायिक पुनर्विलोकन करके, जुडिशियल रिव्यू करके ऐसे विधानों का जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है उसको रद्द कर सकती है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 32 यह प्रावधान करता है कि किसी भी व्यक्ति के यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, और सर्वोच्च न्यायालय उसको न्यायिक उपचार प्रदान करने के लिए, उसको संवैधानिक उपचार प्रदान करने के लिए 5 रीटें जारी करता है। यह भी कहीं न कहीं न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति उसको प्रदान करता है। इसके अलावा अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय को यह शक्ति देता है, उसके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की शक्ति उसको देता है कि यदि संघ के 2 शक्तियों के बीच कोई विवाद पैदा हो जाए, या संघ के 2 इकाइयों के बीच कोई विवाद पैदा हो जाए, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार या 2 राज्य सरकार के बीच, तो उसको प्रारंभिक क्षेत्राधिकार भी प्राप्त है। और प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में समवर्ती क्षेत्राधिकार, ये क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार के उल्लंघन के संबंध में समवर्ती क्षेत्राधिकार है, और एकमेव क्षेत्राधिकार है संघ के शक्तियों के बीच जो विवाद आए उसके लिए। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय का 2 भागों में बढ़ जाता है। एक तो एकमेव, यानी संघ के शक्तियों के बीच जो वाद है वो एकमेव क्षेत्राधिकार है, उसका हल केवल सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है, और जो समवर्ती क्षेत्राधिकार है उसके तहत ये मौलिक अधिकार वाला वाद आता है, जिसके तहत वो 5 रीटें जारी करता है। इसके अलावा अनुच्छेद 132 भारत में संविधान की व्याख्या करने का एकमात्र अधिकार किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास। संविधान की व्याख्या का अंतिम अधिकार, देखिए, संसद केवल कानून बना सकता है, कार्यपालिका केवल कानून लागू कर सकता है, लेकिन संविधान की व्याख्या का अधिकार क्या है? वो केवल सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 132 के तहत प्राप्त है। वो भी कहीं न कहीं सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति देता है। अगर कहीं संसद कोई गलत कानून बना दे या कार्यपालिका कोई गलत विधान लागू कर दे, तो अनुच्छेद 132 के तहत सर्वोच्च न्यायालय संविधान की व्याख्या करके यह बताएगा कि जो आप कर रहे हैं वो गलत है या सही है। तो अनुच्छेद 132 संविधान की व्याख्या का अधिकार किसको देता है? सर्वोच्च न्यायालय को, जो एक प्रकार की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है, जिसके तहत संविधान की सर्वोच्चता क्या होती है? स्थापित होती है। इसके अलावा अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 246 के तहत सीमाओं का सब उल्लेख है। किसकी सीमाओं का? संसद किन सीमाओं के अंतर्गत कानून बना सकती है, या राज्य विधानमंडल किन सीमाओं के अंदर कानून बना सकते हैं, और यदि चाहे वो संसद हो, यदि राज्य विधानमंडल हो, इन सीमाओं का अतिक्रमण करते हैं या इन सीमाओं के बाहर जाकर कानून का उल्लंघन, कानून बनाते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि वह उन कानून को रद्द कर दे। यह भी उसकी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है।
इसके अलावा अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है। और यदि संविधान संशोधन की प्रक्रिया के तहत अगर संशोधन संसद नहीं करता है, यानी जिस प्रक्रिया के तहत अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन किया जा सकता है, 368 के तहत उस प्रक्रिया का अगर पालन संसद ने नहीं किया है और संविधान का संशोधन किया है, तो ऐसे संशोधन को भी सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकती है? रद्द कर सकती है। ये तमाम अनुच्छेदों के उपबंध इस बात को प्रमाणित करते हैं कि कहीं न कहीं सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियां प्रदान की गई हैं, भले परोक्ष रूप से। यानी हमारे नीति नियंता ये चाहते थे, हमारे संविधान निर्माता ये चाहते थे कि संविधान के संरक्षण का कार्य, संविधान के संरक्षक का कार्य किसको दिया जाए? सर्वोच्च न्यायालय को। और वो संरक्षण इस बात का भान है कि भारत में संविधान सर्वोच्च है और उस संविधान की सर्वोच्चता का रक्षा कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय। और उस रक्षा की शक्ति का जो आधार बनेगा या उस रक्षा की शक्ति का जो आधार है वो है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। यानी संविधान की सर्वोच्चता और उस सर्वोच्चता की रक्षा करने की जो शक्ति है वही क्या कहलाती है? न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। तो आज हम लोगों ने विस्तार से देखा कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का अर्थ क्या है और कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान करते हैं। यह शक्ति जनरली जो है न्यायिक पुनरावलोकन का जो उपबंध है भारत के संविधान में वो अमेरिका से लिया गया है, ठीक है ना। हालांकि मेरे वहां हमारे भारत के संविधान में इसका प्रावधान जो है विभिन्न उपबंधों के तहत परोक्ष रूप से ही किया गया, लेकिन किया गया है, ठीक है ना। सीधे कहीं नहीं प्रावधान किया गया है। हालांकि एक अनुच्छेद 137 भी है एक जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति देता है, लेकिन अनुच्छेद 137 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय को अपने द्वारा किए गए जो निर्णय हैं उनके न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है। यानी वो फिर से अपने निर्णयों को वो समीक्षा कर सकती है और उसको बदल भी सकती है। तो अनुच्छेद 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को, ठीक है ना। लेकिन वो जो पहले वाला वो सब कार्यपालिका विधायिका के संबंध में, अनुच्छेद 137 जो है वो अपने निर्णयों के संबंध में पुनरावलोकन की शक्ति, ठीक है ना। कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया, ठीक है ना। तो आज हम लोग इसको विस्तार से पढ़े हैं और मेरा ये दावा है कि इन अनुच्छेदों के तहत अगर आप एग्जाम में लिख देते हैं तो 1-2 नंबर भी शायद न कटे, पूर्ण 1-2 नंबर तो एग्जामिनर काटता ही काटता है, लेकिन आपको एक अच्छा नंबर निश्चित ही मिलेगा, मिलने की संभावना है। देखिए परीक्षा अनिश्चित होती है, पूर्ण निश्चितता तो कोई व्यक्ति ही नहीं कर सकता, ना किसी को करना चाहिए, लेकिन निश्चित संभावना है कि आप अच्छे से अच्छा नंबर जरूर प्राप्त करेंगे। एक नए लेक्चर के साथ मैं विकास श्रीवास्तव आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।